देखो, प्रीवियस क्लास में हमारा जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक ही चल रहा है ऑलमोस्ट हमारा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में, जिसमें हमारा जो टॉपिक है मेन वो है बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा लास्ट की तो एप्लीकेशन चल रहा है। इससे पहले हमने मेडिसिन और जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के जो फील्ड्स हैं वो डिस्कस करे थे। इस एग्रीकल्चर में हमने अभी तक 4 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एम क्या है? टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह सकते हैं, या हम और भी क्या कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, यही तो बनाने का मेन मोटिव है, इसीलिए तो बायोटेक को एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कंक्लूड किया गया। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? फर्स्ट क्लास में हमने पढ़े बीटी कॉटन को। इसके अलावा सेम बीटी कॉटन को कहाँ पर, मतलब बैसिलस thuringiensis को कहाँ पर यूज़ किया गया है? ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, है ना, और सोयाबीन, कॉर्न, इन सब को प्रोड्यूस करने में भी। सेकंड हमने जो पढ़ा था बीटी कॉटन के अलावा वो था प्रोटीन रिच पोटैटो। ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, प्रोटीन रिच पोटैटो। थर्ड जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था गोल्डन राइस, जो कि एक, हाँ किसी ने कुछ कहा? मैसेज तो नहीं करना बच्चों, अच्छा मैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ जो हमने पढ़ा था हिरियोडिन प्रोटीन, है ना, हिरियोडिन एज अ एंटी कोएगुलेंट्स, और इसको हमने यूज किया किसके अंदर? ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर, कोएगुलेंट। ये यहाँ पे जो प्लांट इसके लिए यूज किया गया था, दैट प्लांट वॉज ब्रेसिका नेपस। ये भी एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ही है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। तो अभी तक हमने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में जो मेन मोटो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, और यू कुड से ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अंडर दैट 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड। अब नया एक और पढ़ते हैं, ठीक है। और वो फिफ्थ जो है, उससे प्लांट को पढ़ने से पहले हम एक मैकेनिज्म को समझेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन विच दैट मैकेनिज्म इज कंप्लीटली यूज्ड। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं प्लांट का नेम या कुछ नहीं लिख रही हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या है? आरएनए इन, हाँ ठीक है, तो है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, शॉर्ट में इसे आरएनएआई भी कहा जाता है, आरएनएआई। तो ये जो आई है ना, यहाँ से है ये इंटरफेरेंस है, और आरएनए तो पूरा है ही। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक भी कह सकते हैं हम इसे, या इसका एक और भी नाम होता है दैट इज एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, है ना, या एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और भी नाम होता है एमआरएनएआई साइलेंसिंग। ठीक है, एक और भी नाम है एमआरएनए साइलेंसिंग टेक्निक, साइलेंसिंग टेक्निक। ये है एक जो हम पहले पढ़ेंगे आज, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कह लीजिए, या आरएनएआई टेक्निक, या एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, या एमआरएनए साइलेंसिंग टेक्निक। देखो, समझना इसमें कि क्या होता है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है। पहली बात तो ये जो टेक्निक होती है ना, ये हर एक जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक, उन सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट होती है? एज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, सेल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एज सेल्युलर डिफेंस मैकेनिज्म।
की तरह से ये होती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है इस प्रोसेस में? देखो नॉर्मली हम सब जानते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में, पढ़ा हुआ है ना। इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें आरएनए जो बना है उसके आगे ट्रांसलेशन नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। हमें पढ़ा हुआ है क्या? हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा में? देखिए आपको पता है सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इन सेंट्रल डोग्मा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज देयर, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल अंडरगो द प्रोसेस, ये रेप्लिकेशन के थ्रू बना है, ये जाएगा अब ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा, है ना। ये एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए जाएगा अंडर ट्रांसलेशन एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटीन। ये प्रोटीन यानी कि कहीं ना कहीं पर जो ये डीएनए का एक्सप्रेशन है वो इस स्टेज में आकर के होगा। ये सब आप जानते हो पहले से। आपको पता है कि जो यहाँ पे आरएनए बनेगा वो हमेशा सेंस आरएनए होगा। हमें पता है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, सपोज इस तरह से ये एक जो स्ट्रैंड है दिस इज व्हाट सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दूसरा वाला अगर एक सेंस है तो दूसरा सेंस कैसा होगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये है आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम है, सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम होगी, एंटी सेंस की 3 प्राइम to 5 प्राइम होगी। आपको पता है कि जो ये आरएनए बना है, बताइए कौन से स्ट्रैंड का बनेगा, सेंस का या एंटी सेंस का? आप कहोगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो सेंस स्ट्रैंड का ही बनेगा। ये तो जो आरएनए बन रहा है वो तो इसी स्ट्रैंड का बन रहा है ना। सपोज इस सेंस स्ट्रैंड का जो पेयरिंग है वो ये है ATGCATA, ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा वही तो इसका होगा TACGTA और T। अब आप बताइएगा मुझे जो सेंस स्ट्रैंड से जो सेंस आरएनए का mRNA का स्ट्रैंड बनेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम टू सेम होगा। जो यहाँ इसका नाइट्रोजनस बेसिस है वही नाइट्रोजनस बेसिस इस सेंस mRNA के स्ट्रैंड में होंगे। और ये बस क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर में इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरेसिल इज देयर, तो सब कुछ वही रहेगा ना। ए होगा, थायमिन आ रहा है, यू आ जाएगा, है ना, यू यूरेसिल, फिर पूरा वही है जी सी ए, फिर थायमिन आ गया है तो यूरेसिल और फिर से एडेनिन। ठीक है, एडिनोसिन यूरेसिल ग्वानिन, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, ये सब पूरा ये वाला, ये बन गया आपका एमआरएनए। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन तक की जो प्रोसेस थी यानी कि यहाँ तक ऑब्वियसली रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तक का जो स्टेप था ये कहाँ हुआ है? इट अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। यूकैरियोटिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो यूकैरियोटिक के पास में तो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल के पास में। ये वाला जो स्टेप होता है साइटोप्लाज्म यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा? ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये वाला स्टेप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब देखिएगा करना क्या है, इस तरह से बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए, इस स्ट्रैंड का बना, ये जो सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है उसी का सेंस स्ट्रैंड बना एमआरएनए में, और उसने प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर हम पढ़ के आ रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, यानी कि किसी भी तरह से हमें ये वाला स्टेप जो है सेल के अंदर नहीं होने देना है, ये स्टेप जो है वो ब्लॉक करना है। यहाँ तक तो हो, एमआरएनए तक तो बने, उसमें ट्रांसक्रिप्शन तो चले, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से आगे की प्रोसेस को स्टॉप करना ही होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनएआई या एंटीसेंस आरएनए या एमआरएनए साइलेंसिंग। आपने एमआरएनए साइलेंस करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो अब आता है कि आप इसमें आरएनए को साइलेंस किस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि किसी भी तरह से आपको पता है आरएनए जो बना है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बना है। अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को न बना करके आरएनए को भी कैसा बना दें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दें। क्लियर है? अगर आप आरएनए को भी क्या बना दें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दें, तो क्या होगा, तो ये प्रोटीन अपने आप बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन प्रोसीड नहीं करता है, और जब वो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं होगा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हमारी बॉडी भी तो ऐसा ही करती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कोई भी जब पैथोजन आता है तो उस पैथोजन का जो आरएनए है, आरएनए तक तो बने, उसके आगे अगर उसकी प्रोटीन बन गई तो वो प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए नुकसान है। अगर उसकी प्रोटीन को बनने से हमने रोक दिया तो हमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में एज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरली अभी तक तो सिर्फ सेंस स्ट्रैंड का आरएनए बनता है एक नेचुरल प्रोसेस में। अगर एंटी सेंस स्ट्रैंड भी एक एंटी सेंस एमआरएनए बनाएगा तो ये जो आरएनए बनेगा, अभी तक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, but when the single stranded RNA will convert into double stranded RNA by the involvement of this strands of DNA too, then translation process will not be occur and there will be no protein formation in the cell, और यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से सेल का डिफेंस मैकेनिज्म होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, हाँ या ना? पहला पॉइंट हमने लिखा है प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही क्या बना रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, ठीक है, इसके बोथ कौन कौन से, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही क्या बना रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तक तो हो जाएगा भाई इजीली, यानी कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन आपने उसको ब्लॉक करना है, बंद करना है। बंद कैसे कर सकते हैं उसको, अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए तो, यानी कि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट कर गए हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और जब ऐसी कहानी होगी तब आगे क्या नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, आगे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन एंड नो प्रोटीन फॉर्मेशन। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजेनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कहना तो आसान है, कर दिया, कैसे होता है ये सेल के अंदर, वो हमें समझना है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए, यस और नो। दिखाई दे रहा है प्रॉपरली कि नहीं दे रहा है? ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसे आप नोट करिएगा और बताइए मुझे, जैसे ही आपका नोट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। रब कर दूं इफ यू हैव नोटेड डाउन? रब कर दूं क्या बेटा? ओके, नोट करिएगा इसे।
इज इट डन नाउ? ओके, ठीक है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस को हम, भाई क्यों ऐसा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाएंगे तो वो प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, ऐसा क्या है और कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो उस प्रोटीन को फॉर्म नहीं होने देगा, ठीक है, वो अब हमें समझना है। यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह से करते हैं और फिर किस तरह से इस मैकेनिज्म का यूज किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाने में। आरएनए इंटरफेरेंस जनरली ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बनाने में यूज किया गया और वो एक टोबैको का प्लांट था, लेकिन उसे समझने से पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं RNAi को, ठीक है। सो RNAi, दैट इज RNAi टेक्निक। देखिए हम जानते हैं ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है एक सेंस स्ट्रैंड है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है, एक की डायरेक्शन क्या होगी, दूसरे की क्या होगी। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा ये एंटर करेगा ट्रांसक्रिप्शन में और यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल टेक पार्टिसिपेट और ये दोनों ही क्या बनाएंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड mRNA, है ना, डबल स्ट्रैंडेड mRNA कह दीजिए या RNA कह दीजिए, इसको ये फॉर्म करेंगे। ये जो डबल स्ट्रैंडेड mRNA है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। बना कैसे है, व्हेन द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल टेक पार्टिसिपेट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन देन डबल स्ट्रैंडेड mRNA विल फॉर्म। बेटा माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करो, किसी का माइक अनम्यूट है, ठीक है। ये बना आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए mRNA। अब क्या होगा, एक्चुअल में ये सारा काम हुआ किसके अंदर में है, ये काम तो हुआ न्यूक्लियस के अंदर में, है ना, यहाँ तक की प्रोसेस है। अब जैसे ही ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है ये एंटर करना चाहेगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, तो किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कहा जाता है डाइसर एंजाइम। साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स को कहा जाता है डाइसर एंजाइम, और उस एंजाइम का अगर मैं नाम लिखूं दैट इज, वो एंजाइम है राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। दैट एंजाइम इज राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये राइबोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है ना, राइबो मतलब जो ये आरएनए स्ट्रैंड बना है इसको कट कर देगा, है ना। अब ये जो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होगा दिस विल कट दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इतना सपोज ये इस तरह से ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि एक डाइसर एंजाइम है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसने इस पर एक्ट किया और ये इनको कट कर दिया। इन एंजाइम्स को हम, ये जो आरएनए है अब इनको क्या कहेंगे हम, नाउ दिस फ्रेगमेंट पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी कंसीडर एज siRNA, siRNA, ठीक है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। ये क्या हो गए आपके स्मॉल इंटर, पूछा जाता है ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए हो गए ये। अगर कभी पूछा जाए कि ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है इनका साइज क्या होगा, देन ऑलवेज रिमेंबर ये 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तक के होते हैं। 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस तक का इनका साइज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये कट हो गए हैं। अब उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये सभी siRNA उन कॉम्प्लेक्सेस में फिट हो जाएंगे। यानी कि अब हम इसको ऐसे यहाँ पे ले आते हैं, सारी कहानी साइटोप्लाज्म में ही चल रही है। उस साइटोप्लाज्म में ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये सभी जो siRNA है ये सब यहाँ ऐसे बाइंड हो गए। इसमें ध्यान से समझना इस स्टेप को कैसे होता है, पहले हमें मैकेनिज्म समझ लिए, फिर जो
एनसीईआरटी में दिया हुआ वो समझना बहुत ईजी है, ठीक है। ये है, ये क्या है, इनको हम कहेंगे यहाँ पर RISC, RISC, ठीक है। क्या है ये RISC? यानी कि ये अभी जो RISC हैं दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, अभी तो ये कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो RISC कॉम्प्लेक्सेस हैं अभी इनके पास में siRNA प्रेजेंट है और ये सारा का सारा जो काम है ये हो कहाँ रहा है, अभी भी साइटोप्लाज्म में ही है ये कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इस स्टेप को यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ। अब यहाँ पर होगी इनकी अनवाइंडिंग इन कॉम्प्लेक्सेस की, RISC कॉम्प्लेक्सेस की, और जब इनकी अनवाइंडिंग होगी, यानी कि अभी तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA है, अनवाइंडिंग हो जाएगी, एक एक स्ट्रैंड ऑफ RNA विल बी प्रेजेंटेड RISC कॉम्प्लेक्स, एंड वंस द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विल बी प्रेजेंट, या कह सकते हैं कि जब ये अनवाइंडिंग स्टेट में आएगा इन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में, तो ये RISC इनएक्टिव से कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म में, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये वही है RISC कॉम्प्लेक्सेस है। जब यहाँ पर क्या हुआ है, अनवाइंडिंग हुई है, अनवाइंडिंग किसकी होगी, siRNA की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको इधर में, अनवाइंडिंग ऑफ किसकी, siRNA की, ठीक है, जो कि ये थे, इनकी अनवाइंडिंग हो गई है और ये अब इस तरह से आ गए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड में। नाउ दीज ऑल RISC कॉम्प्लेक्सेस जो हैं अब ये एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ चुके हैं, एक्टिव फॉर्म में। अब आप समझिएगा ये सेल के अंदर इस तरह से प्रेजेंट हो गए, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में एक्टिव फॉर्म में है। क्या हुआ कि कोई एक पैथोजन हमारी बॉडी में या यूकैरियोटिक सेल की बॉडी में एंटर किया, उस पैथोजन का जीन एंटर करेगा, डेफिनेटली उसका जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को बनाएगा, यस, और वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, सपोज वो यहाँ पर है, ये आ गया वो mRNA, ये उस पैथोजन का RNA है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कोई भी जो डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस है ये उसका RNA है, जो सेम ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर में आया है और उसने RNA बना दिया। जैसे ही ये mRNA बना, वैसे ही जो ये एक्टिव RISC कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या करेंगी, बहुत जल्दी से इससे बाइंड कर जाएगी, ये पूरी की पूरी एक साइड क्या कर गई, इससे बाइंड कर गई ऐसे, और जैसे ये बाइंड कर गई, अभी तक तो ये क्या था, अभी तक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, अभी फिर से कैसा हो गया है, डबल स्ट्रैंडेड RNA, और हमें पता है कि जब डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रांसलेशन कैसे नहीं होगा, यानी कि जैसे ये वाली स्टेज आई वैसे ही, अब मैं पूरा फिर से एक बना देती हूँ कि ये एक RISC कॉम्प्लेक्स था, इस एक RISC कॉम्प्लेक्स में ये एक्टिव फॉर्म में था, और जो ये RNA इसका बना था, ये वाला जो mRNA है, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। हाँ, तो जैसे ही ये पैथोजेनिक का जो RNA बना, वैसे ही ये वाला जो RISC एक्टिव था इसके साथ बाइंड करके इस स्टेज में आ गया, और इसके अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एंजाइम्स इस RNA को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे, खत्म, बिल्कुल खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अब कोई ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, नो ट्रांसलेशन एंड नो प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और हमें वो पैथोजन से होने वाली जो डिजीज थी वो भी नहीं हो पाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पैथोजन के जीन का यूकैरियोटिक सेल के मतलब यूकैरियोटिक सेल में उसका कोई भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से होता है RNAi टेक्निक, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया,
हाँ या ना? ये आरएनए टेक्निक जो थी सबसे पहले सबसे पहले किसने दिया था? फर्स्ट गिवन बाय, दो साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय, एक तो फायर थे FIRE, और एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम मेलोस था MELLOS। कब दिया था? 1998 में। इट वॉज गिवन इन 1998 में। और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में इन दोनों के साइंटिस्ट को इन 2006 में दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय अ नोबेल प्राइज। 2006 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, आरएनए टेक्निक सबसे पहले इन्होंने दिया, फायर एंड मेलोस ने 1998 में, एंड दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 2006 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और इस तरह से इन्होंने इस प्रोसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं हम, अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सपोज करना कि अगर हमें पता चल गया है कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पैथोजन बहुत एक्सट्रीमली डिजीज कॉज कर रहा है। अगर हम पहले से ही ये प्रोसेस इन्वॉल्व करा दें बॉडी के अंदर में, तो जैसे ही वो पैथोजन आएगा अपना आरएनए बनाएगा, उसका आरएनए इस तरह से डैमेज कर दिया जाएगा और उसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। जब प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा तो उस जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको कोई डिजीज ही नहीं हो पाएगी। अगर कोई म्यूटेटेड जीन है, म्यूटेंट है कोई, या कोई ट्यूमर जीन है, ट्यूमर कॉजिंग जीन है, अगर वो ट्यूमर कॉजिंग जीन के लिए भी हम पहले से ये फिट कर दें किसी भी तरह से, आरएनए इंटरफेरेंस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, तो सेम वही साइटोप्लाज्म के अंदर में ये सारे एंजाइम हमारे पास में अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्यूमर कॉजिंग जीन आएगा वो अपना आरएनए बनाएगा, उसका आरएनए कैन इजीली डैमेज बाय दिस प्रोसेस, और पर्टिकुलरली बाय RIAC एक्टिव मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको? आरएनए प्रोसेस किस तरह से होता है, हाँ या ना? जल्दी से। ठीक है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है ना वो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो RIAC है ये किसके लिए है? यहाँ पे RIAC का जो फुल फॉर्म में पूछा जाता है, दैट इज RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग या साइलेंस कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये है RISC का फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, दिस इज हाईली इम्पॉर्टेंट। siRNA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का साइज पूछा जाता है, इस एंजाइम का नेम पूछा जाता है, डायसर एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। पहले जो siRNA के साथ में RISC बनते हैं इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, जब तक उनके पास में डबल स्ट्रैंडेड siRNA होता है, और जब वो उनकी अनवाइंडिंग हो जाती है siRNA की, तब जाकर के ये RISC कॉम्प्लेक्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और जब ये एक्टिव में हो जाते हैं देन दे आर इजीली एबल टू डैमेज दी RNA ऑफ एनी पैथोजन। ठीक है, नोट करिएगा इसे बहुत जल्दी से। दिखाई दे रहा है सबको? बच्चों नोट करिएगा इसे जल्दी से। रब कर दूं? हाँ या ना? यस, चलिए ठीक है। अब देखिए प्रोसेस हमें समझ में आ गई है कि क्या होता है RNA इंटरफेरेंस टेक्निक। साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था, फायर एंड मेलोस ने 1998 में दिया था, 2006 में दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय अ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और बहुत 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 ज़्यादा इसके बेनिफिट देखने को मिले मेडिसिन के फील्ड में। फिर किस तरह से इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ किया गया, अब हमें वो समझना है। ठीक है, चलिए। नाउ RNAi technique was used in the field of agriculture
टू फॉर्म अ ट्रांसजेनिक प्लांट। और वो स्पेशली कौन सा प्लांट था? वो टोबैको का प्लांट था। ठीक है, टोबैको प्लांट में इस प्रोसेस को सबसे पहले यूज किया गया। आपको तो वही पढ़ना है। तो RNAi यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में इस प्रोसेस को यूज किया गया। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कह लो, या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए। अच्छा, वो ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया इस प्रोसेस के थ्रू, व्हाट वाज द नेम? वो था टोबैको का प्लांट। ठीक है, टोबैको। क्या होता है इस टोबैको के प्लांट में? एक्चुअली एक निमेटोड होता है। ठीक है, एक निमेटोड होता है। निमेटोड जानते हो ना? क्या है निमेटोड? जनरली एक पैरासाइट है। ये जो है ये क्या करते हैं? ये पैरासिटाइज करते हैं प्लांट्स को भी, एनिमल को भी। ठीक है, तो निमेटोड जनरली दे पैरासिटाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो हम यहाँ एनिमल की हिस्ट्री तो पढ़ेंगे नहीं, बॉटनी की बात हो रही है। ये प्लांट्स को क्या करते हैं? पैरासिटाइज करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो ये निमेटोड होती है टोबैको के प्लांट की, सपोज ये टोबैको प्लांट के रूट्स है, ये उसके रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल ये निमेटोड इन रूट्स को इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। इन रूट्स में ऐसे ऐसे नोड्स बना देती है। और हमें पता है किसी भी प्लांट्स का अगर रूट एक बार डैमेज हो जाए तो वो प्लांट्स तो नहीं बच सकता, क्योंकि सारा काम तो यही कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन, या आप ये कह सकते हो कि भले से फोटोसिंथेसिस लीव कर रहे हैं, लेकिन वाटर तो यही पहुंचा रहे हैं वहाँ तक, है ना, या मिनरल्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा रोल प्ले है इनका। तो एक्चुअल में जो ये निमेटोड हैं ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। इसीलिए अब उसका नाम क्या है? उस निमेटोड का नेम क्या है? दैट इज, ये जो निमेटोड है जो बेसिकली टोबैको प्लांट्स के रूट को अफेक्ट करती है, द नेम ऑफ दैट वन इज मेलोइडी गायनी इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा। ठीक है, ये है वो निमेटोड, ये करती है रूट्स को डैमेज। तो हाँ, ठीक है, तो ये है वो निमेटोड का नेम, मेलोइडी गायनी, दैट इज इनकॉग्निटा। ये क्या करती है? रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स को डैमेज करती है। इसीलिए इसका एक और भी नाम है इसी निमेटोड का, क्योंकि ये रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स को अफेक्ट करती है। सो दैट दिस ऑल्सो टू बी नोन एज रूट नॉट निमेटोड भी कहते हैं इसे, रूट नॉट निमेटोड, निमेटोड। ठीक है, इससे भी ये भी कहते हैं। क्या होता है कि ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को डैमेज करेगी डेफिनेटली। ठीक है, ये जो है डैमेज, ठीक है, द प्लांट, जब रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डैमेज हो जाएगा तो हमें पता है कि जो टोबैको का यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो टोबैको यील्ड डिक्रीजेस, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, डिक्रीजेस। ठीक है, ये कहानी हुई इसके इन्फेक्शन की वजह से। ये एक निमेटोड है, एक पेस्ट है ये। ठीक है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर निमेटोड के लिए जो कि इस प्लांट को डैमेज कर रही है, इसके प्रोडक्शन को कम कर रही है, इसको किस तरह से इस प्लांट को इस निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट किया जाए। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने
इस प्लांट को रेजिस्टेंट बनाने के लिए पर्टिकुलर निमेटोड के लिए यूज किया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का। समझ में आया? यहाँ तक का नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रब कर दूं इसे मैं। रब कर दूं क्या बेटा? डन, ओके, चलिए देखिए, अब हमें ये तो इसकी पूरी हमने समरी करी कि किस तरह से ये प्लांट का जो प्रोडक्शन है, जो इसकी यील्ड है वो कम होती चली जाती है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड की वजह से। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर जो आरएनए आई है, ठीक है, यूज्ड टू मेक पेस्ट टू मेक टोबैको प्लांट एज पेस्ट रेजिस्टेंट। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट। ये एग्जाम्पल गिवन है और यही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है आरएनए आएगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं जनरली कि जो जीन है, किसके पास है ये जीन? उस पर्टिकुलर निमेटोड के पास। किसके पास है ये जीन? निमेटोड हैव, ठीक है, निमेटोड के पास में है दिस जीन, निमेटोड हैव जीन। और हमें ये भी पता है कि ये जो जीन है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म। ये पैरासिटिज्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है पैरासिटिज्म के लिए? नेचुरल सी बात है, ये जीन जाता है प्लांट्स की बॉडी में, ठीक है, यानी कि निमेटोड का जो जीन है वो एंटर करता है प्लांट्स के रूट सेल्स में और वहाँ पर ये ट्रांसक्राइब करता है खुद को, या हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर ये एमआरएनए बनाता है। और ये जो एमआरएनए है ये बनाता है, ट्रांसलेशन होगा ही होगा उस प्लांट के अंदर, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन होगा, अच्छा ये जो जीन है याद रखिएगा ये कैसा होगा यहाँ पे, ठीक है, निमेटोड का है, एमआरएनए बनेगा, ये तो बेशक से डबल स्ट्रैंडेड होगा लेकिन ये हमेशा यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनेगा। तभी तो ये ट्रांसलेशन के अंडर में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और फिर ये बनाएगा प्रोटीन को। एंड जो ये प्रोटीन बनेगी, ये प्रोटीन हार्मफुल होगी, ये प्रोटीन होगी जो उसमें नोड फॉर्म कर रही है रूट्स में, और डिसीज हो जाएगी। हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या करना है, साइलेंस, सॉरी ये जो जीन है यहाँ तक इस प्रोसेस को तो होने देना है, बस ये साइलेंस करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो जीन है इट हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये जीन है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, ये बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बनाना है आपको, बनवाना है इससे, क्योंकि जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तभी तो ये वाला स्टेप साइलेंस हो पाएगा, है ना। तो ये आपको साइलेंसिंग करना है यहाँ पर, यही तो है आरएनए इंटरफेरेंस। अच्छा, अब आता है कि आप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट के अंदर में किस किस प्रोसेस के थ्रू बनवा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर 3 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं कि या तो हम उस प्लांट को पर्टिकुलरली इन्फेक्शन करा दें एक वायरल जीनोम के साथ में, क्योंकि वायरल का जो जीनोम होगा वो भी आरएनए बनाएगा, और एक इसका आरएनए आ जाएगा, 2 डीएनए हो गए। या हम बेसिकली इसमें और किसका यूज़ कर सकते हैं, कोई मोबाइल जीन्स का या ट्रांसपोजोन्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप जो एक वेक्टर यूज़ करोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसका यूज़ करके आप ये साइलेंसिंग करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साइलेंसिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फॉर्म करा सकते हो। एक मिनट बेटा, यहाँ पर ना साइलेंसिंग तो ये होगा, ये साइलेंसिंग नहीं होगा, यहाँ पे लिखिएगा ये सोर्सेस क्या क्या होंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। बोल रही हूँ मैं सोर्सेज और लिख रही हूँ साइलेंसिंग। सोर्सेज ऑफ
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। तो वो सोर्सेस क्या क्या होंगे, वो 3 सोर्सेस होंगे। पहला क्या होगा, हम उसे इन्फेक्शन करा दें। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन बाय वायरसेस, है ना। अगर आपने इन्फेक्शन करा दिया वायरस का, किसके साथ में, आरएनए जीनोम के साथ में, विद आरएनए जीनोम, ठीक है, कोई भी जो आरएनए कंटेनिंग वायरस हो उसके साथ में। फर्स्ट इसके थ्रू बन सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दूसरा सेकेंड स्टेप क्या करा दें हम यहाँ पर, या तो मोबाइल जीन्स का यूज करें, मोबाइल जीन्स, या ट्रांसपोजोन्स का यूज करें। उनके थ्रू भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनाया जा सकता है। ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स। या थर्ड अगर मैं बात करती हूँ किसका यूज करके, बाय यूजिंग ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का यूज करके, बाय यूजिंग वेक्टर, नहीं एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस ऐसे लिखिएगा, पूरा बैक्टीरिया यूज करेंगे हम उसका, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। ये हम इस तरह से क्या करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब क्या होगा, जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सेम वही स्टेप होगा। हम इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो प्लांट है, उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को आप किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दोगे, जो भी आपका टोबैको का प्लांट है। यानी कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा नाउ, ठीक है, इट विल इंट्रोड्यूस्ड इनटू टोबैको प्लांट, इनटू टोबैको प्लांट, ये हो गया। और अब ये जो टोबैको प्लांट है, जब इसके अंदर में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपने बना करके इंट्रोड्यूस करा दिया है, नाउ दिस प्लांट विल बी कंसीडर एज अ ट्रांसजेनिक प्लांट। इस प्लांट को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब क्या होगा, ये गया इस प्लांट के अंदर में, ठीक है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वहां पर जाएगा और जाकर के वही सेम कहानी करेगा। ये क्या बनाएगा, ये भी अब इसके अंदर भी कौन सी कहानी होगी, वही यहाँ पर वो siRNA का फॉर्मेशन होगा, है ना। क्या होगा, siRNA का फॉर्मेशन होगा। और वही siRNA अभी किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, RISC कॉम्प्लेक्स इसके अंदर में इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे पहले। लेकिन अभी तो ये siRNA कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड में है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में है, ठीक है। वही जो हमने इस तरह से ड्रॉ आउट किए थे, ये एक, और यहाँ पर ये siRNA आपके बाइंड कर गए हैं। ये वाले जो RISC हैं अभी ये इनएक्टिव हैं। फिर क्या होगी, इन RISC में, यानी कि फिर इस siRNA की अनबाइंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, इसको हम इधर ले आते हैं, इस siRNA की वही सेम अनबाइंडिंग होगी, और अनबाइंडिंग होने के बाद में ये वही वाली स्टेज में आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया। ये जो RISC है ये क्या हो गया, नाउ दिस वन इज एक्टिव नाउ। अब क्या होगा, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, जैसे ये एक्टिव हुआ, अब सपोज करिएगा कि जो निमेटोड है ये वाली, ठीक है, ये निमेटोड है, दिस वन इज, ये निमेटोड ने इस प्लांट को इन्फेक्ट किया। सपोज इसने इस प्लांट में अपने इस जीन को इंट्रोड्यूस कराया, इन्फेक्ट किया, तो क्या कहानी होगी, जो यहाँ पर ये वाली जो एक्टिव स्टेज है, जैसे ही इसका mRNA बनेगा, जैसे ही किसका mRNA बनेगा, सॉरी, जैसे ही निमेटोड का mRNA बनेगा, वैसे ही उसके mRNA के साथ में आकर के ये RISC जो एक्टिव फॉर्म में है बाइंड कर जाएगा और इसके आगे वाले स्टेप को ब्लॉक कर देगा, ट्रांसलेशन को रोक देगा। जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो टोबैको के जो रूट्स हैं उनमें वो नोड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और अब इस टोबैको के प्लांट्स में जब वो नोड्स नहीं बन पा रहे हैं, इसके रूट्स अफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं,
तो ये जो प्लांट है, नाउ दिस प्लांट इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पेस्ट, पर्टिकुलर निमेटोड। क्लियर है ये? यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पे जो इसकी पूरी हिस्ट्री थी, इसकी पूरी हिस्ट्री में यहाँ पर तक तो काम होने दिया, इसको ब्लॉक किया है, इसको साइलेंस कर दिया है। साइलेंस कैसे किया है? इनके थ्रू। ये कैसे बनाए हैं? यहाँ से। सोर्सेस क्या हो सकते हैं इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के? These may be the 3 sources to form of this double stranded RNA which may be directly entered into this plant, और फिर ये बनेगा, वही ब्रेक डाउन हो जाएगा डायसर एंजाइम्स राइबोन्यूक्लियस के थ्रू, और ये इस तरह से यहाँ पर अभी तो ये इनएक्टिव RISC होंगे, लेकिन जब अनबाइंडिंग हो जाएगी siRNA की तो एक्टिव हो जाएंगे। जब कोई भी निमेटोड इस प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा तो जैसे ही उस निमेटोड का RNA बनेगा, उसके RNA के साथ में ये बाइंड कर जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, कंप्लीटली डैमेज कर देंगे। अब ये RNA एंटर ही नहीं कर पाएगा ट्रांसलेशन में, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा, और ये वाली जो प्रोसेस है आपकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? RNA इंटरफेरेंस जो यूज किया गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस और नो? यस, वैष्णवी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है बस। चलिए, बाकियों को समझ में नहीं आया, इसका मतलब दिखाई दे रहा है ठीक से? सबको आ गया? अच्छा, साक्षी को भी आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। आज सोचा था कि पहले चैप्टर पूरा करा दूंगी, बट सॉरी नहीं हो पाया। इसमें यूज करने के बाद में इसी RNAi का एक और जगह पे यूज किया गया था, फ्लेवर सेवर टोमेटो के प्रोडक्शन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का प्लीज आप नोट करिएगा, उसके बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थॉट दैट कि मैं ये क्लास आज कंप्लीट करा दूँ, बट नहीं हो पाया।